राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे स्टडी फैक्ट्स पब्लिक चैनल पे। तो आज हम जो ये चैप्टर है कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रपति आंदोलन की दशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। ऑप्शन 1 में है 1898 की इटली अबिसिनिया युद्ध ने, या फिर चीन के बॉक्सर युद्ध ने, या फिर आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, या रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो किसने प्रभावित किया? तो ऑप्शन ए में है केवल 1, 2 और 3, बी में है केवल 1, 2 और 3, सी में है केवल 3 और 4, और डी में है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। इन सभी ने प्रभावित किया है। तो 1, 2, 3, 4 सारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें कि इटली अपनी वैश्विक शक्ति इटली पराजित हुई थी, और जो कि 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादी के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। पर क्या है ना इसमें कि इनमें वर्ष जो 1905 में जो जापान की रूस पर विजय हुआ था, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला इस पर। और जापान 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश का से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे यह मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन ए में है असहयोग, बी में है राजा वामबंदे आंदोलन, या फिर सी में है अनुकूल प्रविघटन, या डी में है अविधेय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजा वामबंदी आंदोलन। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? राजवामबंदी आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ये नरम दल के नेताओं की पद्धति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन ए में है स्वदेशी आंदोलन, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, या सी में है असहयोग आंदोलन, या डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन, और जो स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब हुआ कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, ये बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के जो उग्रपंथी तथा जिसे हम लोग नरमपंथी नेता कहते हैं उनके बीच, मतलब उग्रपंथी गरम दल के जो नेता थे और नरम दल के जो नेता थे, उन दोनों के बीच ना मतभेद था। जो गर्मपंथी आंदोलनकारी थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, और अन्य सीमित ना रखकर अन्य देशों के हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन वे केवल विदेशी माल का बहिष्कार से ही संतुष्टि नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भी किसी तरह से सहयोग न दिया जाए। ये गर्मपंथी आंदोलनकारी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन ए में है ग्रामीण क्षेत्र से, बी में है शहरी क्षेत्र से, या सी में है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, या फिर डी में है पंजाब से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो व्याख्या में दिया हुआ है कि उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता, जैसे कि जिनमें नाम है दादा भाई नौरोजी का, फिरोज शाह मेहता का, दीनशाह वाचा का, वोमेश चंद्र बनर्जी का, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसे जो ये सब जो नेता थे जो कि नरमपंथी नेता थे, ये सब शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, और इस काल में जो कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के आकर्षण रखते थे। ठीक है, इन दोनों के लिए इन लोगों के लिए क्या आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? स्वशासन मतलब खुद का शासन हो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है एस.एन. बनर्जी, बी में है अरविंद घोष, सी में है फिरोज शाह मेहता, फिर डी में है दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। कब? 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी, ठीक है। और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन, जिसे हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, की बात कही थी। वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन और जो स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। और वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण में स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, मतलब वो गरमदियल का नेता नहीं था? तो इसमें ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, या फिर उधम सिंह, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये जो है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये सब नरम दल के नेता, सॉरी गर्म दल के नेता थे, जिसे हम लोग उग्रपंथी कहते हैं। इसका व्याख्या देखिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश के पुनर्वृद्ध उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ये सेम क्वेश्चन है, इसमें ये आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति कर रही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है लाला हरदयाल, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है सरदार भगत सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, जिनमें कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये सब प्रमुख नेता थे, और भी नेता थे पर प्रमुख में बोलेंगे तो ये 4 नेता थे। और इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्त को ही अपना लक्ष्य बनाया कि हमें मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, इसकी यही उनका लक्ष्य था। और उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने का विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन देखते हैं। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुन्याय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो सेम क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीजी तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा ना, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में समाप्त हो गई। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व के आवेदन निवेदन नीति असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, बिपिन चंद्र पाल जी हो गए को अंदर से आंदोलित किया। और इन युवा नेताओं ने उदारवादी जो नेता थे, जो नरम दल के नेता थे, इनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। और बाल गंगाधर तिलक जो थे इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति जो है वो समाप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब?
1906 के बाद, 1909 के बाद, या फिर 1914 या फिर 1919 के बाद। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद जो राष्ट्रीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो गर्मपंथी जो दल के जो नेता थे उनके प्रभाव देना है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा और गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध कार्य, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? तो ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, बी में है दाराभाई नौरोजी, सी में है जी.के. गोखले या फिर डी में है एस.एन. बनर्जी। तो ये जो तीन है, दादाभाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी और जी.के. गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे नरम दल के नेता थे। तो इसमें से गर्म दल का नेता कौन सा था? अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के चार स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। जो 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों से अप्रसन्न होने की भय से स्पष्ट न कहने की नीति ने उन्हें कायरता की संज्ञा दी है। ठीक है, ये उनका कहना था। और उनके अनुसार जो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला था और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा, किंतु साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया और कालांतर में वो क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी नेता की बात की जा रही है, तो ये थे लाल बाल पाल, जो कि ऑप्शन सी होगा, बिपिन चंद्र पाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है। कौन? बाल गंगाधर तिलक या फिर दादाभाई नौरोजी या एस.एम.जी. रानडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो बाल गंगाधर तिलक है, इनको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता बल्कि गर्म दल के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर-ए-पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जी या फिर उधम सिंह जी। इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जो है इनको हम लोग शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय शेर-ए-पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन ए में है फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, दादाभाई नौरोजी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, मुझे कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन दादाभाई नौरोजी होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किन्हें माना था? ऑप्शन ए में है गैरीबाल्डी को या फिर विवेकानंद को या फिर दादाभाई नौरोजी को या फिर मैजिनी को। तो उन्होंने अपना गुरु माना था, राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त के पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन को उर्दू में भी अनुवाद किया। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है अरविंद घोष, बी में है बिपिन चंद्र पाल, सी में है लाला लाजपत राय और डी में है मोतीलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। इन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी और शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी, जो वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिक के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ नाई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यवर्गीय नहीं था?
ऑप्शन नंबर ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओयू या फिर मदन मोहन मालवीय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम वर्गीय नीतियों से नव राष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम वर्गीय न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए में अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई जी या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के प्रतिनिधि थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के प्रतिनिधि थे और बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल के प्रतिनिधि थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है एओयू, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है लोकमान्य तिलक और डी में है महात्मा गांधी जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन अभी मैंने पढ़ा है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वीर सिरोल भी हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन नंबर ए में है रवींद्रनाथ टैगोर जी, बी में है मैक्स मूलर और सी में है बिपिन चंद्र पाल, वहीं डी में है विलियम जोन्स। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को सजाए सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जिन्हें जाना जाने लगा कब जाने लगा? जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने या फिर उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया या फिर सरकार उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त की बनाया या फिर उन्होंने शिवजी और गणपति उत्सव शुरू किया। ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या था कारण? तो दिखते हैं इसकी व्याख्या में। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। ठीक है। तिलक को दोषी पाया गया। उन्होंने 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी घटना से नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य उपाधि दी गई थी। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र पाल जी, बी में है बाल गंगाधर तिलक जी, सी में है लाला लाजपत राय जी और डी में है अरविंद घोष जी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी के प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल जो कि बर्मा में है भेज दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों की जेल हुई थी? 6 वर्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधारा के निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ऑप्शन ए में है आयातित वस्तु पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी में है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी में है देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी में है सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों को स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जहाँ उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेज की न्याय प्रति में जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में
शिष्टमंडल भेजने पर विश्वास करता था। और अगर उसी की जगह मतलब वहीं दूसरी ओर क्या था कि उग्रवादी दल के जो आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए में है उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव, या फिर ऑप्शन नंबर बी में उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन नंबर सी में है मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, ऑप्शन नंबर डी में है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इसकी व्याख्या हम लोग भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी नेता आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का आद्य उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म और वह ईश्वर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर कथन ए में है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी ने थे, और इसका कारण आर में लिखा है कि उन्होंने धर्म के राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है ए और बी आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। बी में है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इसी दृष्टि से वह महात्मा गांधी के आग्रगामी थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं था बल्कि जन जागरण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति का श्री गणेश किसने किया था? मतलब आरंभ, गणपति पर्व का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है बीजी तिलक ने, बी में है एम.जी. रानडे ने, सी में है बिपिन चंद्र पाल ने, फिर डी में है अरविंद घोष ने। तो अभी हमने पढ़ा इसका करेक्ट ऑप्शन जगह अरविंद घोष जी ने। जी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक सेकेंड, सॉरी, बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? किसने? अभी हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन नंबर ए में है शौकत अली, बी में है मोहम्मद अली, सी में है मौलाना ए.के. आज़ाद, या फिर डी में है M.A. अंसारी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हशरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इसके साथ हमारा आज की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है।